नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 14 तारीख को कल 14 तारीख 2020 को जो CHSL में क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे बच्चों। जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ जितने भी हमें मिले हैं उनमें से जो एकदम ही वाहियात क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन थे, वो हटा दिए हैं हमने। बाकी वो सभी क्वेश्चन जिसमें कुछ मतलब ठीक ठाक है वो सब रखे हैं। ठीक बच्चों, 28 क्वेश्चन मिले हैं। पहले क्वेश्चन से चले बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये पाइथागोरस ट्रिक जो बताया गया था उसी पर बेस्ड है। तो यहां पर 17 दिख रहा है, तो 8, 15, 17 8, 15, 17 को ट्राई करो बच्चों। अगर ये सही बैठता है 8, 15, 17, तो 8, 15, 17 के हिसाब से जो ट्रायंगल बनाओगे उसमें ये 15 रख दो, 8 और ये 17, ऐसा कर, ये x है बच्चों। ऐसा करने पर देखो ये 15/17 आएगा। साइन x कितना आएगा बच्चों? 15/17। और cos x कितना आएगा? 8/17। तो घटने पर ये 7/17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सही है। इस ट्रायंगल के हिसाब से sin x प्लस cos x का मान क्या आ जाएगा बच्चों? sin x हो जाएगा 15/17 और cos x हो जाएगा 8/17। ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया बच्चों, एक तरीका ये हो गया है ना। ट्रायंगल बना लो, 7/17 है तो 8, 15, 17 पाइथागोरस ट्रिक लिया हम लोगों ने। 17 कर्ण होगा 8 और 15 में, चूंकि ये sin x माइनस cos x बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब sin x बड़ी वैल्यू होगी, इसीलिए हम लोग ने 15 को यहाँ और 8 को यहाँ रखा। समझ रहे हो ना? 15 और 8, 17 तो निश्चित रूप से कर्ण होगा बच्चों। 15 और 8 में कौन कहाँ होगा ये समझ गया ना? 15 अगर यहाँ रखेंगे, अगर हम लोग 15 यहाँ रख देते बच्चों, तब यही वैल्यू माइनस में आ जाती है। क्योंकि तब देख लो, समझ लो, अगर 15 को यहाँ रख देंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब ये 8/17 आ जाएगा और ये वाला 15/17 आ जाएगा, तब यही वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल सही है। एक तरीका ये हो गया बच्चों। और दूसरा तरीका इसका होता है कि साइन रेगुलर आ रहा है बच्चों, ये हर सेट में है ये क्वेश्चन, इसलिए जरूर ये तैयार रखना। 7/17 और sin x प्लस cos x बराबर कुछ मान लो, जैसे a मान लिया, a मान लो, और वर्ग करके प्लस कर दो। हमेशा ये ट्रिक लग जाती है बच्चों। a cos थीटा, अगर a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा में किसी एक का मान दे करके दूसरे का मान पूछता है, तब हमेशा ये ट्रिक लग जाएगी। इस वाले का मान दिया हुआ है बच्चों, जो तुमसे पूछ रहा है उसका मान a मान लो, है ना, a b c चाहे जो मान लो। अब इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, वर्ग करके प्लस कर दो बच्चों। तो वर्ग करके प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2ab कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इधर 7/17 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। जरा भी दिक्कत लगे तो ट्रायंगल से ना सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व कर लेना। ये आएगा बच्चों, आ रहा है। ये पहले भी देखो 2 डेट में आया है, फिर आया है ना। तैयार रखना ये क्वेश्चन। दोनों तरीका इसीलिए हमने बता दिया। जब भी ये फॉर्मेट होता है क्या करोगे? ये है दिया होगा बच्चों, इसको a मान लोगे या कुछ भी मान करके स्क्वायर करके ऐड कर देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना? ये और बाकी ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सको तो बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है अलजेब्रा में भी बच्चों ये, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी। जब से ट्रिग्नोमेट्री आनी शुरू हुई है, अलजेब्रा आना शुरू है, तब से ये सवाल आ रहा है ना। अलजेब्रा में ये सवाल किस फॉर्म में आता है बच्चों? x + 1/x = 2, और फिर कुछ पूछता है, जैसे यहाँ पे x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 क्या होगा, है ना। और इसी तरह का सवाल अगर ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ये कॉसेक है बच्चों, ये कॉस नहीं है, ये कॉसेक कर लेना, ये कॉसेक x है। तो sin x प्लस cosec x = 2 है, तो sin की पावर 18x पूछ रहा है ये। तो क्या करोगे बच्चों? सब लोग को आता होगा ये सवाल, बहुत ही बर्बाद सवाल है ये बराबर 2 है, तो ये ऐसे में क्या करते हैं, दोनों को 1 1 रख देंगे तो ठीक है बच्चों। तो इसका मान भी 1 रख देंगे, इसका मान भी 1 रख देंगे। कब होगा ऐसा? 90 पे होगा। तो 1 1 रखने पर यहाँ भी 1 की पावर 18 आ जाएगा,
और ये भी 1 की पावर 18 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा में सवाल होता है ये वाला, वही टाइप सवाल इसमें है। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल फंक्शन होगा तब ये नियम लग जाएगा। ठीक बच्चों, देखो 2012 से शुरू हुआ है ये सब आना, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, और आज तक ये सवाल आ रहा है ना। ये सवाल देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको आता होगा ये। देखो इसमें तुम अगर फॉर्मूला लगाओगे पूरा तो लगा सकते हो बच्चों, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर, जब इस टाइप की वैल्यू होती है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है बच्चों, याद है ना सभी को। देखो क्या बताया गया था बच्चों, a + b + c और a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये तो होता ही है। उसके अलावा एक फॉर्मूला और बताया गया था, जब ऐसी वैल्यूज के लिए 2 का गुणा भाग कर दोगे, 2 का गुणा भाग कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये a + b + c का होल स्क्वायर, सॉरी a + b + c/2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला लगा के प्रॉपर सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो। a b c का मान रख दोगे बच्चों, 255 + 256 + 257 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a - b, अगल बगल की संख्या है तो 1 आएगा बच्चों, b - c अगल बगल की संख्या है तो 1 आएगा, और c - a अगल बगल की नहीं है बच्चों, अगल बगल की नहीं है, 2 का अंतर है, ये आएगा। अब इसे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 2 6, ये कट जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा जो ये कितना आएगा बच्चों, 6 और ये 3, मतलब ये पूरा हट करके इसकी जगह 3 आ जाएगा, मतलब इसके योग का 3 गुना। ठीक बच्चों, ये हो गया इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका। और बाकी इसकी शॉर्टकट क्या होती है, अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, अगर नंबर लगातार है बच्चों, तब 2 रिजल्ट इसमें होते हैं, चाहो तो याद कर लो इसे। 2 रिजल्ट क्या क्या होते हैं बच्चों, अगर वैल्यू लगातार है तब x³ + y³ + z³, इसका मान हमेशा लगातार वैल्यू के केस में मिड टर्म का 9 गुना होता है, मिड टर्म का 9 गुना होता है हमेशा बच्चों। अगर वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है तब हमेशा आंसर मिड टर्म का 9 गुना होता है। और अगर ये भी याद कर लेना बच्चों, जब a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c ये पूछता है, तब अगर यही लगाओगे तब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर यहाँ रखोगे तो वही 1 1 और ये 4 6, तो आंसर 3 हमेशा होगा बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू अगर होगी तो इस टर्म का मान हमेशा 3 होगा और इस वाले का मान हमेशा मिड टर्म का 9 गुना होगा, है ना, मिड टर्म का 9 गुना। अगर ये ध्यान रहे बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ से रिजल्ट देखो वही आ गया है ना। ये कितना है बच्चों, 6, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसी का 3 गुना आ जाएगा ना, तो यहाँ से भी आंसर वही बन जाएगा। 256 का 3 गुना जोड़ हो गया बच्चों, और यहाँ से भी यही 3 आया है, तो मिड का 9 गुना, है ना। टाइम बच जाएगा, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू में इसका आंसर ये होता है। फिर मिलेगा बच्चों, ये तैयार रखना, है ना। इसीलिए पेपर का डिस्कशन अच्छा रहेगा कि जो है वो सवाल, उस टाइप के सवाल पूरे तैयार रखो। एक आयत का परिमाप व चौड़ाई का रेशियो 8 और 1 का है। एक आयत है बच्चों रेक्टेंगल, इसके पेरीमीटर और चौड़ाई का रेशियो 8 और 1 का है। पेरीमीटर परिमाप और ब्रेथ चौड़ाई का रेशियो 8 और 1 का है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ का रेशियो कितना है बच्चों, 8 और 1 का है, 8 और 1 का है। तो यहाँ से, और एरिया जो है, तो यहाँ से आसानी से 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ और चौड़ाई का रेशियो 8 और 1 का है बच्चों, ये हटा दो तो क्या कहोगे, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और 1 का आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अगर चौड़ाई 1 है तो बोलो बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई 4 हो गई, तो यहाँ से क्या कहेंगे, लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब लंबाई 3 है बच्चों, लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है और एरिया 1323 है, तो इसको 3x मान लो। मल्टीप्लाई के केस में हमेशा x मान लिया करो, 3x² बराबर 1323, तो x² बराबर। ठीक बच्चों, पूछ क्या रहा है तुमसे, आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो जो x होगा वही आंसर हो जाएगा।
ये हो गया बच्चों, फिर से समझ लो। पेपर में जो आया था वहाँ पे ये लंबाई लिखा हुआ था, है ना, तो वो गलत है। लंबाई हमेशा चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसीलिए हमने इसे सही कर दिया, चौड़ाई लिख दिया। तो परिमाप और चौड़ाई का रेशियो ये बनेगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई, साथ में चौड़ाई का रेशियो 4 और 1 आ जाएगा। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 3x इंटू एक्स बराबर ये कर लो, x का मान निकाल लो, सॉल्व कर लो। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखो, अपनी शीट में है, सभी शीट में ये शुरुआत बेसिक सवाल, बहुत ही पुराना सवाल बच्चों, ये भी 2012-13 में आया था, तब से आ रहा है ये, है ना। इसमें क्या करो, बहुत आसान रहेगा कि ऊपर से 5x नीचे से कॉमन ले लो, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका आसान है। x कॉमन ले लो बच्चों, 1/x और माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ मान रख दो, सॉल्व हो गया। x से x कट गया बच्चों, 5/x प्लस 1/x की जगह क्या रख दोगे, 8 माइनस 6 यानी 5/2 आंसर। ठीक बच्चों, क्या करोगे, 5x बना रहने दो, नीचे से x कॉमन ले लो, x प्लस 1/x माइनस 6 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान कितना है बताओ, 8 रख दोगे, आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखो, एक वस्तु का MRP, ये अच्छा सवाल बच्चों, ये अच्छा सवाल है। देखो अभी तक जो सवाल थे आसान थे, जो अच्छा सवाल होगा उसमें टाइम लेके समझाएंगे बच्चों। एक वस्तु का MRP x रुपए है, अंकित दाम या MRP x रुपए है, ये क्या कहा गया बच्चों, उस पर x माइनस 40% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो उस पर है वो x माइनस 40% का है, x माइनस 40% का डिस्काउंट है। अच्छा, यदि ग्राहक ने डिस्काउंट के बाद x माइनस 32 रुपए का भुगतान किया तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, x माइनस 32 रुपए, x माइनस 32 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक ना, x रुपए MRP था, x माइनस 40% डिस्काउंट है और सेलिंग प्राइस जो है वो x माइनस 32 है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब तो कह रहा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें जो है ज़्यादा अच्छा, इसमें हमने ऑप्शन इसलिए रखा है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में ये नहीं पता है कि सभी ऑप्शन क्या क्या थे। एक ऑप्शन जो सही है वो 80 है ना, वो रख दिया है। ऐसे ऑप्शन तो इसमें बिना ऑप्शन के क्वाड्रेटिक बन जाएगी बच्चों, दिक्कत होगी इसमें, है ना। दोनों तरीके से समझो, पहले अगर ऑप्शन को ना यूज़ करें तो देखो क्या दिक्कत आएगी। ध्यान देना बच्चों, x MRP था, इतने % का डिस्काउंट हुआ, ये क्या है बताओ, डिस्काउंट है। ध्यान देना बच्चों, ये डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट का, इतने डिस्काउंट का प्रभाव क्या पड़ा, वस्तु का दाम x से कितना हो गया, x माइनस 32, यानी क्या हो गया बताओ, 32 कम हुआ, 32 कम हुआ। x तो था ही ना बच्चों, x तो पहले से था, अब क्या हुआ, 32 कम हो गया। क्यों कम हो गया, 32 क्यों कम हो गया, ये डिस्काउंट के कारण ना। तो अब बोलो कि ये डिस्काउंट % किस पर है बताओ, MRP पर होता है। तो इसी का MRP का इतने % कितना है बताओ, 32 रुपए कम हुआ है, डिस्काउंट से कमी होती है ना बच्चों। तो क्या कहोगे, x का x माइनस 40% बराबर कितना बच्चों, 32। अब इसे सॉल्व करने में क्या दिक्कत आएगी बोलो, x इंटू एक्स माइनस 40/100 इज इक्वल टू 32, ये दिक्कत आएगी बच्चों। तो अगर ये बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन को रख के देख लो, तो ऑप्शन को रख के देखोगे तो 80 रखोगे यहाँ पे, तो 80 इंटू 80 माइनस 40 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों। अगर सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए सॉल्व मत करो पूरा, है ना। इक्वेशन बना करके और बाई ऑप्शन चेक कर लो, और नहीं तो सीधे ही बाई ऑप्शन चेक कर लो, इक्वेशन भी ना बनाओ। कैसे देखो, ध्यान देना बच्चों, MRP अगर 40x है तो ऑप्शन को जैसे हम चेक कर रहे हैं तो हमने x को सही माना, तो ये MRP इतना है बच्चों, ये 80 हो गया। तो डिस्काउंट कितना है बताओ, x माइनस 40 है, x माइनस 40 है तो 80 माइनस 40 करोगे ना, तो डिस्काउंट कितना हो गया बोलो, 40%। तो अब 80 पर 40% का डिस्काउंट है, तो 80 का 40% डिस्काउंट करोगे तो 80 का 40% कितना आ जाएगा बच्चों, 8 चौक 32 आ जाएगा। तो ये देखो यही सही है, 32 रुपए की कमी हो रही है। फिर से समझो बच्चों, 80 को सही माना, 80 अगर सही है तो यहाँ पे 80 रखोगे तो 80 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो 80 का 40% डिस्काउंट हुआ बच्चों, तो 80 का 40% कितना होगा बताओ, 32 रुपए का डिस्काउंट हुआ है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है। इसके आगे चलें।
बाकी जो अगर ये ऐसे सॉल्व करोगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये है, दोबारा समझ लो इसे, x माइनस 32 रुपये दाम है तो डिस्काउंट कितना हुआ बताओ, 32 रुपये हुआ। अब x इंटू एक्स का 40%, x का 40% बराबर 32, सॉल्व कर लो। ठीक बच्चों, अगले सवाल में आओ। 72,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये 8 महीने के लिए, टाइम 8 माह है और 18 सही 2/3% साधारण ब्याज SI के रेट पे जमा किया गया है। कितना रुपया ब्याज मिलेगा? फॉर्मूला लगाना जो फॉर्मूला लगा लो, या तो सीधे सीधे जो नियम बताया गया था बच्चों, हमेशा रेट और टाइम का गुणा करते हैं। ये कितना आएगा, 8 महीना का मतलब कितना हुआ बच्चों, 8/12 यानी 2/3 हुआ, ये 2/3 वर्ष हुआ ये। और ये कितना आ जाएगा, 54 और 56, 56/3 आ जाएगा, ये 56/3 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 112/9, 112/9%। तो यहाँ से अब 72,000 का 112/9%, ये निकाल लो, ये आंसर हो गया बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, ये कट जाएगा 9/72, ये ठीक है। ये वैल्यू कठिन थी इसलिए थोड़ा सा तुम्हें ये पेन चलाना पड़ा। अगर ये वैल्यू जो है ये दोनों कट नहीं रहा है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ा। नहीं तो नियम यही होता है कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करो, उतने % इसका निकाल लो, है ना। फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही करोगे बच्चों, ठीक है। इतने छोटे सवाल में तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो। ये सवाल देखो बच्चों, दो संख्याएं, अब देखो जो हम तुम्हें रेशियो में बताते हैं, है ना, अगर तुमने रेशियो पढ़ा है बच्चों तो ये परसेंटेज में भी हम बताते हैं, है ना। प्रॉपर ये अलग से आधा घंटा करीब ये पॉइंट ही चलता है। हमने कहा था तुमसे कि ये एज ए क्वेश्चन में यूज होता है, इस पे एज ए क्वेश्चन आता है ना। 3 संख्याएं अभी जो पढ़ाया गया तुम्हें, उन्हीं में से 3 संख्याएं बच्चों। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25 और 65% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से 25% और 65% अधिक है, ये कह रहा है बच्चों। तो कौन सा कंपैरिजन हुआ, ये सभी का कंपैरिजन किसी एक से, है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है बच्चों, थर्ड से। तो थर्ड को 100 मान लो, थर्ड को 100 मान लो, तो ये 65% अधिक है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 165 हो जाएगा। और ये 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का रेशियो पूछे तो ये आंसर हो गया, और अगर तीनों का पूछे तो ये आंसर हो गया। सिंपल कर लेना बच्चों इसे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर तुम्हें दिक्कत लगेगी तो ऐसे जोड़ सकते हो, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो बना लो और सेकंड और थर्ड का बना लो, सेकंड और थर्ड का बना लो। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो बन जाएगा कितना बच्चों, 100 और 125 आ जाएगा, और यहाँ से 100 और 165 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, लेकिन ये तरीका अच्छा है। टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल बच्चों। रोमू और सोमू दो लोग हैं, रोमू और सोमू दो लोग हैं। रोमू की कार्यक्षमता सोमू की कार्यक्षमता का 4 गुना है, ये कह रहा है बच्चों। रोमू की कार्यक्षमता सोमू की कार्यक्षमता का 4 गुना है, ये कह रहा है बच्चों। यदि ये क्षमता का रेशियो दिया है बच्चों, ठीक है ना, क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अब रोमू जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ये है बच्चों। रोमू किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करोगे बच्चों, 4 क्षमता पर दिन कितने लगते हैं बताओ, 20। तो एक क्षमता पर ज्यादा दिन लगेंगे बच्चों, एक क्षमता पर ज्यादा दिन लगेंगे और 5 क्षमता पर कम दिन लगेंगे। एक क्षमता पर ज्यादा दिन लगेंगे और 5 क्षमता पर कम दिन लगेंगे। ये हो गया बच्चों, है ना। 4 क्षमता पर 20 दिन है तो एक क्षमता पर 80 दिन हो जाएगा, तो 5 क्षमता पर। इस तरह सॉल्व कर लो, रेशियो सॉल्व करो इससे, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों। एक वृत्त का रेडियस 10 सेंटीमीटर में 2 समांतर कॉर्ड हैं। एक वृत्त है बच्चों, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसमें 2 समांतर जीवा कॉर्ड है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। 2 समांतर कॉर्ड है बच्चों, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड की लंबाई 16 है तो दूसरे कॉर्ड की लंबाई बताओ। एक कॉर्ड की लंबाई 16 है तो दूसरे कॉर्ड की लंबाई बताओ। तो यहाँ से मिला दो बच्चों, ये
ये जो है 10 है तो ये 5 होगा, सॉरी ये तो 10 है, ये 10 है, ये 16 है तो ये 8 होगा, और जो है 20 की दूरी कितनी है बच्चों, 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये दिया है तुम्हें, अब यहाँ से ये सॉरी ये तो दिया ही हुआ था, इधर यही काम करो, ये कितना है बच्चों 10 है, और ये कितना है 6 है, तो ये तो दिया ही हुआ था, तो ये 10 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 4 5 वाला हुआ बच्चों, तो ये 8 हो जाएगा। इतना पार्ट अगर 8 हो जाएगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से समझ लो बच्चों क्या है, ये जो है 2 समांतर कॉर्ड हैं, 2 समांतर कॉर्ड हैं, क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि 2 समांतर कॉर्ड हैं, इसमें इस कॉर्ड की लंबाई ना भी दिया गया हो तब भी क्या काम चल जाएगा, क्योंकि जो है बीच की सिर्फ इतने से काम चल जाएगा कि रेडियस कितना है बच्चों 10 है, और इनके बीच की दूरी नहीं बराबर होना जरूरी था, खाली ये कह देता कि बराबर है तब भी सॉल्व हो जाता, क्योंकि बराबर होने पर ही 6 से कह पाएंगे ना बच्चों। बीच की दूरी 12 है तो ये 6 कब हो पाएगा, जब बराबर हो। अगर ये 16 ना दे करके खाली बराबर कह देता तब भी सॉल्व हो जाता। खैर 16 दिया है तो इसको छोड़ो, ये 10 है ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, ये पार्ट 8 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 16। ये 16 है तो दूसरा वाला भी 16 हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों साइन रूल पर। साइन रूल जो है एक ट्रायंगल के आंतरिक कोण 1 2 1, ये पुराना क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये बस उसमें ये था, इससे पहले जो आया है देख लेना, ये सवाल बच्चों फिर मिलेगा तुम्हें, और एंगल बदल जाएगा। एंगल जो है इससे पहले आ चुका है ये सवाल, मतलब पेपर ये 30 60 ये आ चुका है, अपनी शीट में है बच्चों, ये वाला सवाल शीट में है 30 60 90 है ना। यहाँ पे जो है ये मतलब ये कब होगा, जब 1 2 3 का रेशियो होगा। 2 ही सवाल बन सकते हैं इसमें, 1 2 3 वाला सवाल अगर ये आया है तो ये जरूर टकराएगा, देख लेना है ना। अब ये तैयार रखना बच्चों, इसी के पैरेलल ये सवाल हम दोनों बता दे रहे हैं ना। देखो क्या कह रहा है, आंतरिक कोण का रेशियो 1 2 1 है, तो अब देखो बच्चों अगर आंतरिक कोण का रेशियो 1 2 1 है, तो अगर तुम साइन रूल लगाते हो प्रॉपर तरीके से तब कैसे होगा, तो ये 45 90 और 45 आ जाएगा बच्चों, 45 90 45। अब अगर साइन रूल से चलते हो तो a अपॉन साइन a यानी 45 बराबर b अपॉन साइन 90 बराबर c अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू k। ये है। अब ABC का रेशियो क्या होगा बच्चों, रेशियो बताया गया था तुम्हें, रेशियो बताया गया था तुम्हें, k ना मानो ऐसे ही हो जाएगा, ये तीनों बराबर है बच्चों, तो तुम्हें बताया गया था कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो ऐसे में क्या होता है ABC का रेशियो पलट देते ना बच्चों, तो यहाँ पे पलट देंगे तो साइन 45 साइन 90 और साइन 45 आ जाएगा बच्चों, यानी क्या आ जाएगा बोलो, 1/√2 1 और 1/√2, यानी 1√2 1, ये आंसर हो जाएगा 1√2 1। ठीक बच्चों, साइन रूल का प्रॉपर यूज करके आसानी सॉल्व कर सकते हो। 45 90 45, इसके अलावा तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये 11 सवाल में क्या होगा बच्चों, पहले इससे सॉल्व कर ले। इस सवाल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 के आधार पर एंगल कितने कितने आ जाएंगे, 30 60 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी यही करोगे, a अपॉन साइन 30 प्लस बराबर b अपॉन साइन 60 बराबर, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। तो एक ये सवाल एक ये सवाल। ठीक बच्चों, इसके अलावा और कैसे सॉल्व कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस के नियमों से सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये 45 है बच्चों, ये भी 45 है, ये 90 है, 45 के आधार पर ये 1 और ये √2 हो गया। इसके आधार पर भी सॉल्व कर सकते हो। 1 2, तो जो एंगल लिखोगे, जो साइड लिखोगे, इसी के सामने की साइड लिखोगे बच्चों, तो 1 वाले के सामने की साइड कौन सी है बताओ, 1 का मतलब कौन सा है 90 45, 1 का मतलब 45 और 2 का मतलब क्या बच्चों 90, तो 1 2 1, तो 1 45 के सामने क्या लिखोगे 1 वाला 1, इस 45 के सामने भी 1 और 90 के सामने क्या लिखोगे √2, तो यहां से भी लग जाएगा। 1 के सामने क्या लिखोगे बच्चों 1, और ये 2 कौन सा है बताओ 90 के सामने क्या लिखोगे √2 और 1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस के रूल से सॉल्व कर सकते हो, साइन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक सवाल ये जरूर तैयार रखना, ये आया है ये आएगा जरूर, है ना, बहुत पुराना सवाल है ना। साइन रूल कॉस रूल पे कुछ ही सवाल जो है, अभी एक ये सवाल आया है, एक आगे फिर मिलेगा बच्चों, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये, और इतने ही आया है आज तक, ये तैयार कर लेना। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री इंटर का जो है शुरुआत का जो पार्ट है वो तैयार कर लेना, एक शुरुआती टॉपिक जो है
खाली फॉर्मूले याद कर लेना, बस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ये देखो बच्चों, ये एक आसान सवाल है घनमूल निकालने के लिए। तो तुम्हें पता है कि घनमूल कैसे निकलता है बच्चों, अंतिम 3 नंबर अलग कर देते हैं, अंतिम 3 नंबर अलग कर देते हैं। 5 का कन्वर्जन 5 में होता है, 5 का कन्वर्जन 5 में होता है। 15 किसके किसके बीच में है, 15 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में है बच्चों। 2 का क्यूब और 3 के क्यूब 8 और 27 के बीच में है। तो जब छोटी वैल्यू लेते हैं बच्चों, तो ये किसका क्यूब है बताओ, 25 का है। 25 का क्यूब है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 25। अब ये सवाल क्या बन गया बच्चों, 25 माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू 4। और अब पूछ रहा है क्या, x का मान क्या होगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 21 का स्क्वायर, 441 बच्चों। अगला सवाल देखो, आज राम का जन्मदिन है, अगले वर्ष उसकी आयु, आज राम का जन्मदिन है, अगले वर्ष उसकी उम्र आज से 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। आज राम का जन्मदिन है, अगले वर्ष उसकी उम्र आज से 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। राम की वर्तमान उम्र क्या है, ये सवाल है बच्चों। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें राम का हमेशा वर्तमान से शुरू करो बच्चों, एक लाइन में सवाल हो जाएगा। राम का वर्तमान x मान लो, राम का वर्तमान उम्र x मान लो। अब पढ़ो दोबारा, आज राम का जन्मदिन है, अगले वर्ष उसकी उम्र, अगले वर्ष, तो अगले वर्ष उसकी उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। अगले वर्ष उसकी उम्र आज से 12 वर्ष पहले की उम्र का, तो आज से 12 वर्ष पहले उम्र क्या होगी, x माइनस 12 होगी। अगले वर्ष उम्र क्या होगी बच्चों, x प्लस 1 होगी। आज से 12 वर्ष पहले उम्र क्या होगी, x माइनस 12 होगी। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगले वर्ष जो उम्र है आज से 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना थी। ये इसका 2 गुना है, तो इसको 2 गुना करके इसके बराबर कर दो बच्चों। ये इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना करके इसको बराबर कर दो। यहाँ से सॉल्व हो गया, 2x x इधर आएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 24 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा, x बराबर 25 आ गया बच्चों। राम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष बाद उसकी उम्र वर्तमान मान लिया, 1 वर्ष बाद उसकी उम्र 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना था। ये इसको 2 गुना करके इसके बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगला सवाल देखो बच्चों, 6 वर्ष पहले 3 आदमियों का औसत 32 था। 6 वर्ष पहले 3 आदमियों का औसत 32 था, तो 3 लोग हैं। 6 वर्ष पहले बच्चों औसत 32 था, एक आदमी और आ गया और वर्तमान औसत 36 हो गया, तो उस आदमी की एज बताओ। ये है बच्चों, तो देखो ध्यान देना, संख्या पहले कितनी थी बच्चों, 3 थी। औसत कितना था बोलो, 6 वर्ष पहले औसत 32 था, तो वर्तमान औसत कितना था बच्चों, वर्तमान औसत जो होगा वो 32 में 6 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, 38 हो जाएगा। संख्या कितनी थी बोलो, 3, और औसत कितना है बोलो, 38। एक आदमी और आ गया, तो संख्या बोलो कितनी है, 1, और उसके आ जाने से इसका औसत नहीं पता है बच्चों, जो आया है उसका औसत नहीं पता है। उसके आ जाने के बाद औसत कितना हो गया है, उसके आ जाने के बाद औसत कितना हो गया है, 36 हो गया है। 3 लोग, 6 वर्ष पहले औसत 32 था, तो अभी कितना है, 38 है। एक आदमी और आया, उसका औसत पता करना है, और तब इसके आ जाने से वर्तमान औसत कितना हो जाता है, 36। आप बेसिक तरीका लगाओगे तो 3 × 38, पुराना टोटल निकालो, जो आया है उसका टोटल निकालो, लोग कितने हो गए बच्चों, 4, और ये बराबर कितना हो गया बोलो, 36। ये बेसिक तरीका हो गया, है ना। कठिन नहीं है इसमें, क्योंकि डिजिट छोटी है बच्चों, डिजिट छोटी है, सॉल्व कर सकते हो। और नहीं तो ये एवरेज का सवाल हुआ, औसत का आसानी से देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करती है, समझ गया ना बच्चों सब लोग। 3 लोग थे, 6 वर्ष पहले 32, अभी 38, एक आया है, औसत नहीं पता है, x मान लिया, इनका टोटल निकाला, इनका टोटल निकाला, आया है इसलिए प्लस किया, कुल लोग कितने हो गए बोलो, 4, 4 से डिवाइड किया, ऐसा करने पे औसत 36 हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका देखो बच्चों, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि इसे शॉर्ट, जो एवरेज की शॉर्ट ट्रिक है उससे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना बच्चों, 3 लोग हैं
औसत 6 वर्ष पहले अगर 32 था तो अभी कितना है बच्चों? 38 है। एक आया है, इसके आने से औसत क्या हो गया है बताओ? 36 हो गया है, औसत 36 हो गया है बच्चों, है ना। तो अब जो आया है उसका पूछ रहा है, 3 लोगों का औसत कितना था अभी वर्तमान में? कितना है? 38। एक के आने से औसत कितना हो गया बच्चों? 36। अब तो बताना है कि वो कितने, तो क्या करोगे बच्चों? एक जो आया है उसकी उम्र या भार क्या है? औसत, हाँ उम्र है बच्चों। तो एक जो आया है उसकी उम्र अगर 38 होती, उसकी उम्र अगर 38 होती तो क्या फर्क पड़ता? बोलो, नहीं फर्क पड़ता। 38 औसत था, एक आदमी चाहे जितने आदमी आ जाए 38 औसत वाले, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जो आया है उसका औसत 38 होता तो फर्क ना पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है बच्चों। क्या फर्क पड़ा है बताओ? औसत 2 कम हो गया है। 38 से कितना हो गया? 36। तो क्या हुआ बच्चों? 2 घटा है। कितने लोगों का? कितने लोगों का? 4 लोगों का। 4 लोगों का औसत 2 घटा है। 4 लोगों का औसत 2 घटा है, तो इसका मतलब उसकी उम्र ये रही होगी बच्चों। देख लो शॉर्ट ट्रिक से, फिर से समझो। एक जो आया है अगर वो 38 का होता तो फर्क ना पड़ता, है ना। एवरेज जब बताएंगे तो उसमें थर्ड ट्रिक से होता है। ये 3 ट्रिक उसमें होती है बच्चों, उसी में से एक ट्रिक है। तो जो थर्ड है, जो आया है वो अगर 38 का होता तो फर्क ना पड़ता, है ना। अब फर्क पड़ा है बच्चों। क्या फर्क पड़ा है? औसत पहले से 2 कम हो गया है। कितने लोगों का? 4 लोगों का। 4 लोगों का औसत अगर 2 कम हुआ है तो वो 8 साल कम रहा होगा। किससे बच्चों? 38 से, तो वो 30 साल का रहा होगा। ठीक बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये बेसिक हो गया। ठीक है, इसके आगे चलो बच्चों। एक नाव 50 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 घंटे में, 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में। देखो बोट जो हमने तुम्हें बताया था, बोट में जो पहला टाइप क्वेश्चन बताया था बच्चों, पहला टाइप क्वेश्चन है ना। पहले 3 टाइप बताए थे हमने, 4 टाइप, उसमें से ये पहला टाइप है। बताया गया था ना, ये हमने तुम्हें अलग से पूरा एक नाव 50 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 घंटे में, तो अनुकूल में चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? 10। और 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में, तो यहाँ कितनी चाल हो जाएगी बच्चों? 5। अब तुम बताया गया था कि अप में डाउन धारा की दिशा यानी डाउन और विपरीत दिशा यानी अप, ये या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, और नहीं तो क्या बताया गया था बच्चों कि योग दिया है, योग 10 है, अंतर कितना है? 5 है, तो घटा दो और फिर आधा आधा कर दो और 1 में 5 जोड़ दो। ये तरीका लगा सकते हो, नहीं तो x + y 10 है, x - y 5 है। सॉल्व कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो जो x अगर सॉल्व करोगे तो जोड़ दोगे तो x 7.5 आ जाएगा, x 7.5 आ जाएगा और y 2.5 आ जाएगा। जोड़ दोगे तो नाव की चाल पूछा जाएगा तो 7.5 और धारा की चाल पूछा जाएगा तो 2.5। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये बच्चों। इसके आगे चलें। इसके समीपतम संख्या बताओ जो 9 से डिवाइड हो, है ना। समीपतम मतलब या नियरेस्ट बच्चों, नियरेस्ट, है ना। तो ऐसे में 9 से जब तुम 19 में डिवाइड करोगे, 19 654, डिविजिबिलिटी का रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, है ना। उससे भी बता दे रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी बता मतलब हो सकता है ये। और बिल्कुल डिविजिबिलिटी ना यूज करके बेसिक तरीके से, तो कितना बच्चों? 18, 1 6 9 7 5 72, 3 3 4 और ये 27, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 7। हाँ 4 3 7, 7 शेष बचेगा। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब क्या बच्चों? 7 बच रहा है तो 9 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 7 बच रहा है, तो 19654 में से या तो 7 घटा दो और 19654 में या तो 2 जोड़ दो। 7 घटा दोगे तब संख्या डिवाइड हो जाएगी बच्चों, या फिर 2 जोड़ दोगे, 9 और 7 का अंतर होता है, 2 जोड़ दोगे तो डिवाइड हो जाएगी। अब ये 7 दूरी पर है बच्चों और ये 2 दूरी पर है, तो समीपतम कौन सी हुई? जो कम दूरी पर है वो करीब है बच्चों, तो ये समीप हुई, है ना। इसके अलावा और कैसे सॉल्व कर सकते हो? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो। देखो डिविजिबिलिटी लगाओगे, 9 खत्म हो गया, 5 और 9 खत्म हो गया, जोड़ कितना बचा? 18 खत्म हो गया, या तुम जोड़ लो 18 और
7, कितना आ जाएगा बच्चों? तो जो है 25, 18 और 7 25 आ जाएगा। अब जोड़ इसका कितना हो गया है बताओ? 25 हो गया है। तो 25 का मतलब क्या है बताओ? 25 का मतलब क्या? या तो 2 बढ़ा दो, या तो 2 बढ़ा दो बच्चों, और या फिर 7 घटा दो, 7 घटा दो। 2 बढ़ा दोगे तो 27 हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर 7 घटा दोगे तो 18 हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। अब करीब कौन है बताओ? 2 जो है प्लस वाला है, तो वही तो जोड़ दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब कौन सी नंबर सिस्टम में ये बताया जाता है ना? है अपनी शीट में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ, समीपतम संख्या, बस डिजिट बदली होगी। समीपतम नियरेस्ट नंबर, पुराना क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके आगे चले, डिविजिबिलिटी पे बहुत अच्छा सवाल बच्चों, देखो 1A बहुत अच्छा सवाल है। पिछले 2 बार से इस टाइप का सवाल आ रहा है, पिछले 2 बार से ये टाइप का सवाल आ रहा है बच्चों। ये लिखा है, ये 72 से डिवाइड होता है तो 2A + 3B का मान क्या, मिनिमम मान क्या होगा? ये नंबर 72 से डिवाइड होता है, यह नंबर 72 से डिवाइड होता है, तो 2A + 3B का मिनिमम मान क्या होगा? तो ऐसे में बच्चों 72 से डिवाइड कब होगा कोई नंबर? तुम्हें बताया गया होगा कि जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम्हें पता हो। तो 72 को इसमें तोड़ दोगे बच्चों 9 और 8 में, 9 और 8 दोनों का टेस्ट तुम्हें पता है। अब 8 का टेस्ट में क्या होता है? अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए बच्चों। तो अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो कब होंगी डिवाइड जरा देखो। तो मिनिमम से मिनिमम चलो, तो अगर तुम 0 1 2 रखोगे तो क्या डिवाइड होगी बच्चों? ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 12 में 8 से डिवाइड कहाँ होगा? 1 1 2 रखोगे तो ये हो सकता है। 1 1 2 रखो, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो बच्चों, तो 8 और 3 बचेगा, 8 चौक 32 डिवाइड हो जाएगा ना। इसी तरह से 2 2 1 2 अगर रखोगे तो नहीं होगा, 8 दूनी 16, 5 बचेगा तो नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर 3 1 2 रख दोगे तब डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या कैसे, 8 या 24 और 7 बचेगा, 7 8 9 72। तो ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तुम्हें इसीलिए तमाम मतलब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए देखो उसने कहा है क्या है, इसका मिनिमम मान बताओ, मिनिमम मान क्या होगा, है ना। तो अब ये हमने B का मान निकाला बच्चों। अच्छा, अब 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होने के लिए सभी का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों। 9 से डिवाइड कब होगा? जब अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ से जोड़ोगे तो 1 7 8 और 6 14 और 5 19 ये हुआ बच्चों। अगर हम इसको लेते हैं, इस वाले को मिनिमम रखना है हमें, तो मिनिमम में हम इसको रखेंगे तो कितना हुआ बच्चों? 19 20 21 और ये 21 और 2 24, सॉरी 23 हुआ योग। 23 + A। आप बताओ बच्चों, फिर से समझ लो, हमने मिनिमम से मिनिमम मान रखा, 1 रखा यहाँ पे, तो जोड़ निकालो इसका कितना आया? 4 5 9 और 13 9 6 15 और 22 और 23, हाँ 23 + A आया। ये क्या गया बच्चों? इसका योग आया। अब तुम्हें मिनिमम रखना है और यह नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए बताओ? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मान क्या रख दे बच्चों? इसका मान अगर हम इसका मान जो है 9 से डिवाइड होने के लिए 27 बनाओगे तो इसका मान क्या रखोगे बच्चों? 4 रखोगे। 4 रखोगे तो 27 बन जाएगा। अब A का मिनिमम मान क्या आ गया बच्चों? 4 और B का मिनिमम मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? यही रख दोगे यहाँ 2A 2 × 4 और 3B 3 × 1। ये आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ में आ गया? ठीक है, फिर से समझ लो, यह नंबर जो है फिर आएगा बच्चों। ये सवाल, इस टाइप का सवाल पिछले 2 वर्षों से आ रहा है ना। तो अपनी शीट में है बच्चों 2 3 4 सवाल इस टाइप का है। जितना CDS में भी जो आया है एक x करके, वो भी किसी पेपर में मतलब फिर से इस टाइप के सवाल मिल रहे हैं बच्चों पिछले 2 वर्षों से। तो ये जरूर तैयार करके जाना, है ना। 8 के लिए टेस्ट क्या होगा अंतिम 3 नंबर में? तो यहाँ पर
ये नंबर 0 से डिवाइड नहीं होगा, मिनिमम ये तो फिक्स हो गया बच्चों। यहाँ पे मिनिमम रखोगे तो 0 रखोगे तो डिवाइड नहीं होगा, 1 रखोगे तो हो जाएगा। तो अब ये मिनिमम नंबर यहाँ का आ गया, और यहाँ के लिए जब जोड़ा तुमने तो या तो अंकों को जोड़ लो, तो 23 और a आएगा, सब इसको सही माना हम लोगों ने, और 23 प्लस a आया। a का मिनिमम मान क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर तुम इसको रखते बच्चों, अंकों का योग पूछ रहा है, अगर तुम ये रख के देखो, अगर तुम b बराबर 3 रखोगे, b बराबर 3 रखोगे तो क्या होगा, b बराबर 3 रखोगे तो ये जोड़ कितना आ जाएगा। अब पहले जब तुम b बराबर 1 रख रहे थे तो 23 आया था, b बराबर 3 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ पे 23 हो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 प्लस a, अब 25 प्लस a में अगर रखोगे तो a का मान अब कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान 2 हो जाएगा। अब a का मान 2 हो जाएगा तो जरा एक बार चेक भी कर लेना दोनों में, है ना, इसीलिए हमने दोनों मान लिखा है। पहले वाले पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ मल्टीपल भी तो ध्यान देना तुम, है ना। तो एक मान ये हो गया और एक मान यहाँ से निकाल के देख लो, तो 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू, यहाँ पे a का मान क्या रखा गया बच्चों, a का मान कितना आया, 2 आया है, और b का मान कितना आया है, 3 है। तो यहाँ पे रखोगे तो ये 9, ये कम, ये ज़्यादा हो गया बच्चों, 9 और 4 ये 13 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है बोलो, 8 3 11 हो रहा है, तो वही मिनिमम है। इस तरह से तुम चेक भी कर सकते हो। अच्छा सवाल था बच्चों, फिर मिलेगा निश्चित रूप से, ठीक है। इसके आगे चलें। एक फलों की एक टोकरी में 25 में से एक फल सड़ा हुआ है, 25 में से एक फल सड़ा है बच्चों। इन सड़े हुए फलों में से एक दुकानदार ने 60% फल बेच दिए, इसमें से 60% बेच दिए। यदि 48 सड़े हुए फल बेचे गए तो फल कितने थे। फलों की टोकरी में 25 में से एक आम सड़ा हुआ है, इन सड़े हुए फलों में से एक दुकानदार ने 60% फल बेच दिए, यदि 48 फल बेचे गए, ये है। तो अब इसमें आसानी से तुम चाहो तो 100 ले लो, 100 से डिजिट रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 100 लेके आसान रहेगा। 100 अगर कुल मान लो, 100 कुल मान लो। अब चूंकि 25 में एक सड़ा है बच्चों, तो 100 में कितने सड़े होंगे, 4। 100 में 25 में एक है तो 100 में 4 सड़े होंगे। 25 से कटने वाले डिजिट, ये वैल्यू जो है मतलब ऐसे ही बना लो कि जो कट जाए, उसके आगे के लिए जरा सा दशमलव में आएगा, वो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। 100 मान लिया, 25 में एक सड़े इसलिए 100 में 4 सड़े होंगे। अच्छा, इस 4 सड़े का 60% बेचा है, तो 4 का 60%, 4 24, 2.4 आ जाएगा बच्चों। 2.4 सड़े फल अपने आए हैं, और उनके कितने हैं बताओ, 48। 2.4 बराबर 48, तो 1 बराबर 20 आ जाएगा, 1 बराबर 20 आ जाएगा। कुल फल कितने माने हैं तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। सबको आया बच्चों समझ में। 25 एक सब अच्छे से आ गए ना। 100 माने 100 में 4 सड़े थे, 4 सड़े में 60% बेचे उसने, 4 का 60% कितना गया, 2.4 बराबर कितना दिया बच्चों, 48। तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000 कुल फल थे। ये सवाल बच्चों अपनी शीट में है, क्या है देखो, इसमें दिए गए चित्र में बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे के क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। इस तरह का एक वर्ग है, इस चित्र को थोड़ा सा दोबारा बना दे रहे हैं बच्चों, बड़ा। एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त है बच्चों, उसके अंदर फिर एक वर्ग है, उसके अंदर फिर एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर फिर एक वृत्त है, और फिर उसके अंदर एक वर्ग है। ये है बच्चों, इस तरह का पिक्चर है। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे में जो है, बाहर से अंदर चलो, बाहर से अंदर चलो, है ना। तुम्हें क्या बताना है बच्चों, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। तो इसकी साइड को a या 2a कुछ मान लो, 2a मान लेते हैं, चलो, है ना। 2a मान लिया हमने, इसकी साइड को 2a मान लिया बच्चों। तो आधा प्रश्न तो सॉल्व हो गया। 2a का स्क्वायर, इसका एरिया हो गया, बड़े का एरिया 2a का हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया। अब छोटे का और निकाल लो, सॉल्व कर लो फिर, है ना। तो अब यहाँ से अंदर चलो बच्चों। तो अगर ये 2a है, ये 2a है, तो इसका डायमीटर भी 2a होगा। ये डायमीटर है ना बच्चों,
अगर ये 2a है तो ये 2a हुआ, तो सर्किल के लिए डायमीटर कितना हो गया बच्चों? 2a हो गया। सर्किल के लिए अगर डायमीटर 2a, व्यास जो है 2a है बच्चों, व्यास 2a है इसका, तो ये भी तो व्यास है, ये देखो ये भी व्यास है, इस वर्ग का ये व्यास है बच्चों, इस वर्ग का ये व्यास है, इस वर्ग का ये व्यास है, ये मतलब देखो फिर से, ये इसको हमने 2a माना तो डायमीटर इसका 2a हो जाएगा। ये डायमीटर है बच्चों, ये डायमीटर है, और ये भी तो डायमीटर है, और ये डायमीटर जो है ये कितना, जब ये 2a है तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 2a हो गया। अच्छा, ये जब 2a है, ये 2a है, ये क्या है बच्चों? इस वर्ग की जो सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर विकर्ण पता है तो साइड क्या होती है बच्चों? अगर साइड पता है तो विकर्ण a√2 होता है, और अगर विकर्ण पता है तो विकर्ण बाई√2। तो ये कितना आ जाएगा? साइड कितना आ जाएगा बच्चों? 2a/√2, यानी कितना आ जाएगा? √2a, ये आ जाएगा। इस वाले की साइड पता चल गई। अब फिर से वही करो, इस वाले की साइड कितनी आ गई बच्चों? √2a। तो इस वर्ग का, इस अंदर वाले सर्किल का डायमीटर कितना आ गया बच्चों? ये डायमीटर है ना, ये भी कितना आ गया? √2a आ गया। ये डायमीटर √2a आ गया, तो बोलो बच्चों, ये डायमीटर √2a आ गया, तो ये इसका विकर्ण हो गया। तो अब बताओ बच्चों, विकर्ण ये है तो साइड कितनी होगी? साइड कितनी होगी? तो विकर्ण से भी एरिया निकाल सकते थे, विकर्ण से भी एरिया निकाल सकते थे हम, लेकिन साइड निकाल दें तो साइड कितनी आ जाएगी बच्चों? √2a डिवाइडेड बाई √2a। ये क्या है बताओ? √2a क्या है बच्चों? √2a इसका विकर्ण है, और ये इसकी साइड कितनी आ जाएगी? तो √2a/√2, तो ये कट जाएगा। अब ये साइड, इसकी साइड a आ जाएगी बच्चों, तो एक की साइड 2a थी, दूसरे की a है, तो क्या आ जाएगा बोलो? 4 और मतलब a कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 और 1 का ही आंसर हो गया। फिर से समझ लो बच्चों, इस पे समझ लो, ये 2a है, तो ये 2a है, तो ये सर्किल का डायमीटर 2a हो गया बच्चों, ये 2a हो गया। ये 2a अगर है तो ये भी तो डायमीटर है सर्किल का, ये भी 2a हो गया। और ये अगर 2a है, ये अगर 2a है, तो यहाँ से ये साइड कितनी आ गई बच्चों? 2a/√2, ये आ गई, ये साइड पता चल गई। अब फिर से वही काम करो, जो ये साइड है वही साइड इस छोटे सर्किल का व्यास है। इस छोटे सर्किल का व्यास कितना आ गया बच्चों? ये आ गया। तो अब बताओ, ये जो छोटे सर्किल का व्यास है वो इस वाले का विकर्ण है, तो विकर्ण तुम्हें पता चल गया। अब चाहो तो विकर्ण का स्क्वायर से फॉर्मूला /2 फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो यहाँ से साइड निकाल लो। ये कितना आ गया बच्चों? जो ये है, ये क्या है बताओ? इसका विकर्ण है, तो इसकी साइड क्या आ जाएगी? इसी में √2 को और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगी, साइड a आ जाएगी। ये बन गया बच्चों, ठीक है ना? अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, सबको आता होगा, 1 होगा इसका मान। अगला सवाल देखो बच्चों, 20% और x% के दो डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट 24% के बराबर है। पहला डिस्काउंट कितना है बोलो? 20% है। दूसरा कितना है बच्चों? नहीं पता है। और दोनों का फाइनल कितना है बताओ? 24% है, ये कह रहा है। अब x का मान क्या होगा पूछ रहा है तुमसे। तो अब ऐसे में पहला 20 का है, दूसरा नहीं पता है, और फाइनल 24 का है, x का मान पूछ रहा है। तो अब ऐसे में तुम चाहो तो ये नेट चेन से सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से समझ लो। नेट चेन से सॉल्व करोगे तो ये 20 ये प्लस में रहने दो, आंसर अपने आप माइनस में आ जाएगा, और प्लस xy बराबर कितना है बच्चों? 24। x + y + xy/100 नेट चेंज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट डिस्काउंट रेशियो से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट डिस्काउंट 100 और 20 कम करो तो 80, 5 4 हो गया। सेकंड कितना है बच्चों? नहीं पता है। और फाइनल कितना है बोलो? 100 से 24 कम हुआ, 100 से 24 कम हुआ, यानी कितना हो गया? 76। अब ये 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 25, और 4 से कटेगा तो 19, ये आ जाएगा। हाँ 19 आ जाएगा, 25 और 19। अब सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों?
अगर इन दोनों का गुणा करोगे तब फाइनल आएगा, और अगर तुम्हें ये दोनों में से कोई नहीं पता है तो क्या करोगे, इसमें इससे जो पता है डिवाइड करोगे, तो 25/5 और रेशियो 19/4 ये हो जाएगा बच्चों। इसी को सॉल्व कर लो, 25/5 रेशियो 19/4। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, लेकिन यही आसान रहेगा। अगला सवाल देखो बच्चों, सेक थीटा 3 है, कॉट सेक ए 3 है, कॉट बी 4 है। तो ये इसके लिए एक जरूरी नियम जो है सबको पता है बच्चों, जो एंगल, इस एंगल के बारे में अगर कहा जा रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स होता है। सब लोग जानते हो बच्चों, जिस एंगल के सामने की बात की जाएगी वो परपेंडिकुलर होगा और तीसरी साइड जो होगी वो बेस हो जाएगा। ये है बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है कि ए 3 है, तो ये सेक ए के हिसाब से ये जो है 3 है, सेक ए 3 दे रहा है। तो अब इसको ध्यान में रखना बच्चों कि ये ए पार्ट के लिए ये वाली वैल्यू यूज करना और बी पार्ट के लिए दूसरी वाली वैल्यू यूज करना। तो इसमें ट्रायंगल बना लो, है ना। तो ए के हिसाब से बनाओगे तो सेक ए कर्ण बटे आधार, तो ये ए अगर है तो कर्ण तो ये होगा बच्चों 3 और आधार 1 है। और दूसरा जो है बी के हिसाब से बना लो, बी के हिसाब से बनाओगे तो बोलो बच्चों, बी के हिसाब से कॉट बी 4 है, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो ये 4 है और ये 1 है। ये बना लिया हम लोगों ने। अब इसी के अकॉर्डिंग फिर से समझो बच्चों, सेक ए हाइपोटेन्यूज कर्ण बटे आधार होता है बच्चों, तो 3/1 समझोगे, ये हो गया। इसी तरह से कॉट बी जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/1 हो जाएगा ये 90 बच्चों, तो ये √8 आ जाएगा, √8 यानी 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये 4 है, ये 1 है, तो ये √17 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब तुम इसे रख दो, तो कॉसेक ए, ये ट्रायंगल यूज करोगे। कॉसेक का मतलब क्या बच्चों, कर्ण हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो 3/2√2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी। अब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे, साइन स्क्वायर बी। तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, साइन के लिए तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 17, 1/√17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। इसको यूज करोगे कितना है बच्चों, कॉट ए 1/2√2 प्लस सेक स्क्वायर बी, तो क्या करोगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आंसर है। सब लोग समझ गए बच्चों, फिर से समझ लो। ए तो ये क्या दिया है बताओ, ये ट्रायंगल बना लिया, बी के हिसाब से ट्रायंगल बना लिया, कॉसेक ए चाहिए इसके हिसाब से रखो, कॉट ए इसके हिसाब से रखो, साइन बी इसके हिसाब से, सेक बी इसके हिसाब से रख दो। ठीक बच्चों, बी जहां दिया उसमें ये ट्रायंगल यूज करो, ए जहां दिया उसमें ये ट्रायंगल यूज करो। ठीक है, हाँ। एक चक्री चतुर्भुज एबीसीडी, साइक्लिक क्वाड्रेटल एबीसीडी में भुजा एडी और बीसी को, भुजा एडी और बीसी को बिंदु डी और सी पे विस्तारित किया जाता है। डी पर बढ़ाया जाता है बच्चों, डी पर बढ़ाया जाता है और डी, हाँ एडी को बढ़ाया, ध्यान देना बच्चों, एडी कह रहा है ना तो इसको बढ़ाओगे एडी, और बीसी कह रहा है तो इसको बढ़ाओगे। ये डी और सी पे विस्तारित किया जाता है। डी और सी के बाहरी कोण 5, 9 और 4, 2 है, ये कह रहा है बच्चों। अब ए और बी के कोणों का योग बताओ, इन दोनों का योग पूछ रहा है तुमसे, तो क्या करोगे, 5, 9, 4, 2, तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, 180 - 5, 9 और ये 180 - 4, 2,
या सीधे सीधे इसका और इसका योग 360 होगा। तो ये दोनों का योग निकाल लो बच्चों, कितना आ जाएगा? 360 में से 180 है बच्चों, 180 है, तो 360 में से 59 और 42 जोड़ के घटा दो। ये कौन सा एंगल आ गया बच्चों? इन दोनों का योग आ गया, इन दोनों का योग आ गया। तुम्हें क्या चाहिए? इन दोनों का योग चाहिए। तो इन चारों का योग कितना है बताओ? 360 होता है। तुम्हें इन दोनों का योग चाहिए, तो ये एंगल घटा दो 360 में से। तो 360 में से ये घटा दो, ये आंसर हो गया। तो क्या होगा? ये प्लस में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 59 प्लस 42 आंसर हो गया। ठीक बच्चों, क्या करेंगे? समझ गए ना? ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। अब ये दोनों एंगल दिए गए थे, घटा दोगे तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे। अलग अलग निकाल सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे यहाँ 2 बार घटाना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा बच्चों? ये पूरा 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों को अगर घटा दोगे 360 में से, तो ये दोनों का योग आ जाएगा। और ये दोनों के योग को 360 से घटा दोगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा। समझ गए ना भाई? इन चारों का योग 360 है, तो ए और बी का सम कितना आ जाएगा? 360 में से बाकी दोनों घटा दोगे बच्चों, तो ये जो है तरीका आसान हो जाएगा। तुम्हें घटाना कुछ नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। एक पानी भरने के पाइप का फेस आयताकार है। पानी भरने का जो नल है बच्चों, जैसे पहले सर्कुलर हुआ करता था खाली, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आयताकार फेस अगर है, तो उस पर क्वेश्चन है। एक पानी की टंकी का मतलब एक पानी के पाइप का आयताकार फेस है, इसकी भुजा 1.5 और 0.75 है, 1.5 और 0.75 है बच्चों, और इससे टंकी को भरा जा रहा है। टंकी का डायमेंशन कितना कितना है बच्चों? 180 और 140 है, और पानी की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। 4 मीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? पूरा सवाल फिर से सुनो। एक जो पाइप है, नल है, उसमें डायमेंशन उसका कितना है बच्चों? चौड़ाई इसकी 0.75 है, लंबाई 1.5 है। अच्छा, इसका जो पानी का स्पीड है वो कितना है बताओ? 15 है। अच्छा, इससे जो टंकी भरी जा रही है उसकी डायमेंशन कितनी कितनी है बताओ? 180, 140, ये तो क्या है बताओ? लंबाई चौड़ाई है। और कितना पानी भरना है बच्चों? 4 हाइट तक पानी भरना है। अब तुमसे कह रहा है कि कितना समय लगेगा। तो अब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर घंटों में पूछ रहा आंसर दे रहा है तो पूरी बात समझना बच्चों। देखो, ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि जो है कुल वॉल्यूम में, कुल पानी में यूनिट टाइम में पानी से डिवाइड कर दो। यूनिट टाइम में पानी से डिवाइड कर दो। अब अगर ऑप्शन में वैल्यूज यूनिट टाइम की घंटों में है तो 1 घंटे में से डिवाइड कर दो। ऑप्शन में अगर मिनट में दे रहा है तो 1 मिनट से डिवाइड कर दो। अभी हम 1 घंटे के हिसाब से बता दे रहे हैं कि 1 घंटे, अगर घंटे में ऑप्शन दिया है तो क्या करोगे, उसी से मिनट और सेकंड समझ लो। तो कुल वॉल्यूम कितना भरना है बच्चों? ये लंबाई, ये चौड़ाई, और कितना पानी भरना है? 4 हाइट तक। तो कुल जो पानी भरना है वो 180, 140 और 4, ये कुल वॉल्यूम हो गया। इस पानी को भरना है, और यूनिट टाइम में पानी कितना कैसे निकालेंगे बच्चों? सब लोग जानते हो कि जो पानी की स्पीड होती है, जो पानी की स्पीड है वही ऊंचाई बन जाती है। 1 घंटे तक अगर पानी चले तो 15 किलोमीटर पानी आगे बढ़ जाएगा। तो 15 किलोमीटर एक तरह से क्या हो गई? हाइट हो गई। तो एक घंटे की ऊंचाई कितनी हो गई बच्चों? 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर यानी 15 और गुणे 1000 मीटर, यही ना बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या करोगे? ये किसको क्या समझोगे? ये जो है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई फॉर्मूला लगाओगे। आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? 0.75 इंटू 1.5, ये आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, इसे भी घनाभ समझ सकते हो, क्यूबाइड समझ सकते हो, और नहीं तो ये प्रिज्म के हिसाब से आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? जैसे बेलन होता तो क्या करते? पाई आर स्क्वायर एस लगाते वॉल्यूम के लिए।
पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सिलेंडर में भी तो वही कर रहे थे, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, वही यहाँ लगा रहे हैं। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, रेक्टेंगुलर है बच्चों, तो 0.75 इंटू 1.5 ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, गुणे ऊंचाई कितनी है बच्चों, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर यानी 15 इंटू 10 की पावर 3, ये आंसर हो गया, घंटों में आंसर हो गया ये। इस बात को दोबारा समझ लो बच्चों, ये पानी का वॉल्यूम हो गया, ये तो समझ आ गया। एक घंटे में हमने क्या बताया, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, कुल वॉल्यूम में यूनिट टाइम में पानी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर इस क्वेश्चन में हमने इसमें जो है घंटों के हिसाब से आंसर निकाला है, अगर मिनट के हिसाब से होता तब क्या करते बच्चों, एक घंटे में पानी की मात्रा ये है तो 60 मिनट में कितनी होती, तो इसी को 60 से डिवाइड कर देते हैं ना। लेकिन अभी जो है घंटों के हिसाब से ही पूछा गया होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, जो है कुल वॉल्यूम ये आ गया बच्चों, और ये जैसे सर्कुलर अगर होता, यहाँ पर सिलेंड्रिकल होता बच्चों, इस तरह का पाइप अगर होता तब क्या होता, तब तो ये सिलेंडर हो जाता, पाई आर स्क्वायर एच लग जाता। लेकिन अदर किसी भी फेस पर, चाहे ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ये फेस ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगल तो है ही बच्चों, स्क्वायर शेप में हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन होगा सब में क्या लगता है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया बोलो, 0.75 इंटू 1.5 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई किसको कहोगे, जो पानी की चाल है वही ऊंचाई है। 15 किलोमीटर एक घंटे में पानी की ऊंचाई मानी जाएगी। तो अब क्या करोगे बच्चों, ये घंटों के हिसाब से आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये एक घंटे मतलब घंटों के हिसाब से आंसर आ जाएगा। इसमें अगर मिनट या सेकंड में पूछा जाएगा तो क्या करोगे, हमने बता दिया है कि यहाँ पर ये घंटे में पानी है, तो एक मिनट में अगर कहा जाएगा तो इसी में 60 का डिवाइड कर दोगे बच्चों, 60 का यहाँ डिवाइड कर दो या ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड का आ जाएगा तो 3600, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो। हाँ, ये देखो बच्चों, तो इसमें जो है ये पिक्चर में ये पैरेलल दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल। ये भी 1-2 वर्ष पहले आ चुका है, जैसे हमने अभी शुरू में तुम्हें एक सवाल साइन रूल वाला था ना बच्चों, वही टाइप का सवाल है ये, है ना। इसमें भी थोड़ा सा इंटर का हिसाब किताब रहेगा और फिर भी बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें लाइन पैरेलल नहीं थी, इसे पैरेलल दिख रही है, पैरेलल लिखी नहीं है लेकिन पैरेलल दिख रही है। चलो हम इसे समझा रहे हैं, तो देखो बच्चों पहले यही भर दे, AB 4 है, AB 4 है, BC 5 है, BC 5 है और EF 2 है, सॉरी CD 3 है और EF 2 है, FG 6 है और AG 2 है, ये कह रहा है बच्चों। और तुमसे BCFG ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ट्रायंगल ADE, पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, ये पार्ट और पूरे का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। क्या सवाल है बच्चों, 4 5 3 2 6 2 ये दिया हुआ है। साथ ही साथ इस ट्रेपीजियम का एरिया पूरे ट्रायंगल के साथ तुम्हें बताना है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला हमने इंटर में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में ABC में ये साइड, नाम इसका थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे हम लोग ने इंटर में पढ़ा है वैसे लिखते हैं ABC। तो ये सबने फॉर्मूला इस फॉर्म में सबको याद होगा, A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B, तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला था 1/2 AB sin C। इस तरह से 3 फॉर्मूले बनते थे बच्चों, AB sin C, AC sin A मतलब sin B। जो यहाँ साइड रहती थी वो यहाँ नहीं रहे, मतलब इनके अलावा वाला यहाँ रहता था, याद है ना। तो वही वाला फॉर्मूला लगा लोगे। तो यहाँ पर देखो ये लाइन ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल नहीं है, पैरेलल देखो रेशियो भी बराबर नहीं है, ये नॉन पैरेलल है ना, ध्यान रखना बच्चों। पैरेलल होते तो आसान होता, पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे पैरेलल दिख रहे हैं लेकिन देखो 4/5 तो पैरेलल होते तो रेशियो बराबर होता ना, 4/5 2/6 बराबर नहीं है ना, तो इसलिए पैरेलल नहीं है ये। अब अगर पैरेलल होंगे तब आसान होगा, पैरेलल नहीं होने पे ये फॉर्मूला लगा लोगे, है ना। आप देखो बच्चों क्या करोगे, इसमें तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो। ट्रायंगल का एरिया ये है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट होगा पक्का, देख लेना, है ना। ये सवाल जो है ना, जो सवाल इस जैसा आएगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे किसी न किसी पेपर ना टकराए, तो ये इसको तैयार रखना बच्चों। तो क्या है इसका फॉर्मूला, ये है अगर ये साइड बराबर होंगी, अगर मान लो साइड बराबर होंगी तब हाफ A स्क्वायर साइन थीटा लग जाएगा। दोनों साइड अगर A होंगी तो A स्क्वायर आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला यहाँ लगाओ, तो क्या लगाओ, क्या करोगे बोलो कि यहाँ पर तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो बच्चों। कौन कौन सा ट्रायंगल,
कौन कौन सा ट्रायंगल बच्चों? छोटा ट्रायंगल सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का। यहाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल AGB रेशियो, ट्रायंगल AFC रेशियो, ट्रायंगल AED, AGB AFC AED, ये बच्चों ठीक। अच्छा अब सब में बोलो 1/2 सब में आएगा बच्चों, साइन थीटा सब में आएगा, तो वो कैंसिल कर दो, समझ लो कॉमन कैंसिल हो गया ना, सब में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दो उसे। अब क्या रह गया बताओ? साइड रह गया, तो बोलो इस वाले में कितना कितना आएगा? ये कितना है? 2 है, समझ रहे हो ना सब लोग? ये दिक्कत लगे तो पूरा लिख के बता देंगे। 1/2 साइन थीटा सब में आएगा बच्चों, तुम्हें रेशियो से मतलब है, दोबारा हम लिख के बता देंगे यहाँ पे, पहले इसे समझ लो, उसे हटाई दो। अच्छा अब इसमें कौन सी 2 साइड आएंगी बोलो? ये साइड आएगी और ये साइड आएगी। ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 4 है, तो 2 × 4 हो गया रेशियो। ये कितना है बोलो? अब इस वाले ट्रायंगल का निकालो, इस पहले ट्रायंगल का निकाला इसका, फिर इस ट्रायंगल का, फिर बड़े ट्रायंगल का, तीनों का निकालो, फिर कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो पहले कितना आ गया बच्चों? 1, ये हटा दिया हमने, 2 × 4 हो गया। इसके लिए साइड कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 8 और 9 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा बच्चों और ये 9 हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा बोलो? ये 10 हो जाएगा, 6 ये 10 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बोलो? 7 5 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 12। इसका एरिया 2 4, इसका एरिया 8 9, और इसका एरिया बोलो 8 और 12, ये आ गया, सॉरी 10 और 12। अब इसको सिंपल कर पाओ तो सिंपल कर लो, सिंपल हो जाएगा। किससे कट जाएगा? 4 से 4 कट जाएगा, 4 हटा दो, 4 दूनी 8, और 4 से ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा। उसके अलावा 2 और कट जाएगा, 8 भी कट जाता है, खैर 2 से और काट लो बच्चों, तो ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 3 6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो? 8, ये 1 9 और 1 9 और कितना बच्चों? 15। 1 9 15 का रेशियो बन जाएगा, 1 9 15 का रेशियो बन जाएगा। मतलब क्या बच्चों? 1 9 15, ये पार्ट अगर 1 है तो ये वाला 15 है, तो ये पूरा कितना है? ये वाला 9 है, तो ये पूरा कितना है? 15 है। अब तुमसे किसका पूछ रहा है? ट्रेपीजियम का पूछ रहा है और पूरे का पूछ रहा है, तो पूरे का कितना हो गया बच्चों? 15 है, और ट्रेपीजियम का कैसे निकलेगा? इस वाले का कितना है बताओ? इस वाले का 9 है, और इस वाले का कितना है बताओ? छोटे का 1 है, बड़े का 9 है, सबसे बड़े का 15 है, तो ये वाला 9 है, और ये कितना है बच्चों? 1 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 9 में से 1 हटा दो, 9 में से 1 हटा दो, तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा, और पूरे का कितना है? 15 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8:15। ये समझ गए बच्चों? क्या सवाल है बोलो? कि यहाँ पर अगर नॉन पैरेलल साइड है तब ये नियम लगेगा, है ना। पैरेलल है तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नॉन पैरेलल है तब ये नियम लगेगा। पैरेलल अगर लोग तब सिमिलरिटी लग जाएगी, और नॉन पैरेलल तब ये नियम लगेगा। मेंसुरेट ज्योमेट्री जब बताया जाएगा या बताया गया होगा तो ये नियम बताया गया होगा बच्चों, है ना। इसके आगे चलें। एक ट्रेन P से Q तक 126, एक ट्रेन P से Q तक 126 और Q से P तक 90 की चाल से यात्रा करती है। एक दूसरी ट्रेन जो पहली ट्रेन की औसत चाल के बराबर चाल से 525 किलोमीटर कितने समय में चलेगी? तो क्या सवाल है बच्चों? यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना और वापस आना, क्या क्या चाल है? 126 और 90, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? इसकी औसत चाल के बराबर है, और उससे इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा? तो बोलो बच्चों, क्या सवाल पूछ रहा है? कितना समय लगेगा? किस चीज में कितना समय लगेगा? 525 दूरी में कितना समय लगेगा? अब बताओ 525 दूरी में कितना समय लगेगा? कैसे पता करोगे? तो तुम्हें दूरी तो पता ही है, चाल पता होनी चाहिए। चाल कितनी है बच्चों? चाल कितनी है? चाल जो है इनका इसके औसत चाल के बराबर है, तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? फिर से सुनो, समय पता करना है ना,
तो दूरी बटे चाल हो गया। दूरी कितनी है 525 दिया हुआ है। चाल कितनी है, चाल कितनी है, जो इनकी औसत चाल है वही चाल है। तो इनकी औसत चाल कितनी है बच्चों, यहाँ से निकाल लो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? एक स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा। अब इसे जो भी थोड़ा डिजिट कठिन है तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ के औसत चाल निकाल लो, वो औसत चाल से उस औसत चाल से 525 दूरी चलने का समय पूछ रहा है। तो दूरी दी गई है, चाल कितनी है, ये वाली औसत चाल निकाल के उसी से डिवाइड कर दो। सबको समझ में आ गया बच्चों? अगला सवाल देखो, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है, कौन सी संख्या जोड़ दे कि औसत 76 हो जाए? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है, कौन सी संख्या जोड़ दे कि औसत 76 हो जाए? तो बेसिक तरीका क्या हो जाएगा? बेसिक तरीका 5 संख्या औसत कितना है 75, छठवीं संख्या तुमसे पूछ रहा है जिससे औसत कितना हो जाए बच्चों 76 हो जाए। तो अब ऐसे में बेसिक तरीका लगाओगे तो 5 × 75 पुराना टोटल निकालो, जो आए हैं छठवें उसे ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई कुल संख्या कितनी है बताओ? 5 का टोटल निकाला, छठवीं को जोड़ दिया, कुल संख्या 6 है, 6 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर औसत कितना हो जाता है बताओ? 76 के बराबर कर दिया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। एवरेज का थर्ड ट्रिक से जो आज के ही शीट में आज ही कभी एक और सवाल आया था, वही ट्रिक लग जाएगी बच्चों। क्या है देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना है बोलो? 75 है। 75 है, क्या जोड़ दें कि औसत, इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दें कि औसत 76 हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ दें कि औसत 76 हो जाए? तो बोलो बच्चों, कौन सी संख्या जोड़ दें? अगर 75 जोड़ा जाता तो औसत क्या होता बच्चों? वही रहता, औसत वही रहता। अगर 75 जोड़ दिया जाता तो औसत वही रहता। तुम्हें औसत वही रखना है कि बढ़ाना है? औसत 76 करना है ना। तो औसत 76 का मतलब कितना बढ़ा बच्चों? एक बढ़ा। कितनों का? 5 थे, एक आया, तो 6 लोग हो गए। तो बोलो बच्चों, 6 का औसत एक बढ़ा, 6 का औसत एक बढ़ा, तो 75 से 6 ज़्यादा होगा। 75 से 6 ज़्यादा यानी कितना बच्चों? 81 हो। ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया है ना। क्या करेंगे बोलो? बेसिक तरीका 5 पुराना टोटल निकाल लो, छठवें को जोड़ दो, 6 से डिवाइड कर दो, और ये करके जो है 76 के बराबर कर दो। और या फिर सीधे 6 × 76 - 5 × 75 है ना। और ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो गया? 5 का टोटल 75 था, छठवा अगर 75 होता तो फर्क ना पड़ता बच्चों, लेकिन फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है बताओ? औसत एक बढ़ गया है। कितनों का? 6 का औसत एक बढ़ा है, इसका मतलब 81 होगा। सबको समझ में आया बच्चों? इक्यासी से डिवाइड होने वाली 81 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करोगे बच्चों? 81 से 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर दो, जो शेष बचे वो घटा दो, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे? 81 से इसमें डिवाइड कर दो, जो शेष बचे वो घटा दो। और अगर इसमें दूसरा सवाल क्या बन जाएगा? इसमें दोनों सवाल याद करके ध्यान करके जाओ बच्चों। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो क्या करोगे? जो शेष आएगा वो हटा दोगे। इसी में अगर तुमसे कह देता कि 81 से डिवाइड होने वाली 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, या 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, तब क्या करते बच्चों? तब यहाँ पे क्या करते बच्चों? यहाँ पे क्या करोगे? 99999 में से जो शेष आ रहा है वो घटा दोगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तब जो शेष आ रहा है वो हटा दोगे, और जब छोटी छोटी कहेगा तब क्या करोगे? जो घटाओगे, जो डिवाइड करोगे बच्चों, कुछ शेष बचेगा। तब ध्यान रखना कि 10,000 में घटाना नहीं बच्चों, यहाँ पे घटा रहे थे ना, यहाँ घटा रहे थे, यहाँ घटाना नहीं और जोड़ना भी नहीं। 81 माइनस शेष जोड़ना। क्या जोड़ोगे बोलो? 81, इन दोनों का अंतर जोड़ोगे। इन दोनों का अंतर क्यों ऐसा होता है हम बताएंगे, है ना। सब जब नंबर सिस्टम का पार्ट है ये, तो 81 जब कहे तुमसे कि कितना घटाया जाएगा, तब क्या करोगे बच्चों? कितना घटाया जाएगा, तो जो शेष है वो घटा दो। और जब कहा जाए कितना जोड़ा जाएगा, तब संख्या और शेष का अंतर जोड़ दो।
ये है। और इसी तरह से जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाएगा तब जो शेष आएगा वो हटा सकते हो, तो ये तब ये करोगे, और वही जब छोटी छोटी संख्या आएगा तब संख्या और शेष का अंतर जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 सवाल बनता है, तो ये भी तैयार रखना। अगर इस टाइप का आया है तो इस टाइप का फिर टकराएगा। एक और सवाल बच्चों, 35 संख्याओं का औसत 22 है। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। हम लोग मतलब ये सवाल वास्तव में अगर सभ्यता खत्म हो जाए तो जब दोबारा खुदाई होगी तो उसमें सवाल ये खुदाई निकलेगा इलाहाबाद में, है ना। हम लोग अपने समय देख रहे हैं बच्चों, ये क्या सवाल है देखो। 35 संख्या है, 35 संख्या है, इनका औसत 22 है, इनका औसत 22 है। संख्या कितनी है बच्चों? 35, औसत 22 है। 17 संख्याओं का औसत 19 है, और अगली अंतिम 17 का औसत कितना है? 18 है। फिर से समझो, 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 का औसत कितना है बच्चों? 19 है, अंतिम 17 का औसत 20 है, अंतिम 17 का औसत 20 है। तो पूछ रहा है तुमसे कि 18वीं संख्या क्या है, 18वीं संख्या क्या है। तो अब ऐसे में इसका बेसिक तरीका जो होगा वो ये होगा बच्चों कि 35 और 22 का टोटल निकाल लो, उसमें से 17 और 19 और 20, ये इसका आंसर हो गया बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से ये हो गया बच्चों। 35 का टोटल निकाल लो, उसमें से ये 17 हटा दो, है ना। तो जो बचेगा वो कौन आ जाए? 17 17 34 संख्या हट जाएंगी, तो बचेगी कौन सी संख्या बच्चों? बीच वाली संख्या बचेगी। बीच वाली मतलब कौन सी होगी? वो 18वीं होगी, और बीच वाली ही पूछेगा इसमें, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। नहीं तो देखो शॉर्ट ट्रिक से ये बड़ा मज़ेदार तरीके सॉल्व हो जाएगा। देखना खेल लगेगा तुम्हें। एवरेज के ये जो सवाल है ना, उनमें ये जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे, ये हमने हमेशा लिखे अलग से, ये अपनी शीट में अलग से, ये मतलब ये टाइप पूरा 8-10 सवाल से समझाया गया है। तो ये इसमें 2 से 3 तरह के सवाल बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हमेशा से ये आता रहा है। तो चलो ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा देखो, ध्यान देना बच्चों। अगर सबके पास औसत कितना था बताओ? 22 था। सबके पास औसत कितना था बच्चों? 22 था। तो 18वें के पास भी 22 रहा होगा। सबके पास औसत कितना था? 22 था। तो 18वें के पास भी 22 रहा होगा, ठीक ना। सबके पास औसत 22 है। अब बताओ बच्चों, 17 चले गए कितना लेकर? सबके पास औसत कितना है बच्चों? 22। तो 18वें के पास भी कितना रहा होगा बोलो? 22। 17 चले गए कितना लेकर बच्चों? 19। 22 से कितना कम लेके गए? 22 से कितना कम लेके गए? 3। एक आदमी 3 कम लेके गया, एक आदमी 3 कम लेके गया। और ऐसे कितने लोग गए? 17। तो एक आदमी 3 छोड़ गया, और ऐसे 17 लोग गए, तो 51 का फायदा हो गया। एक आदमी 3 छोड़ गया और ऐसे 17 लोग गए, तो 51 का फायदा हो गया। यहाँ पे आओ, एक आदमी कितना ले गया? 20, और कितना छोड़ गया? 2। एक आदमी 2 छोड़ गया, कितने गए? 17। तो 17 गुणे 2 का और फायदा हो गया। ये आंसर हो गया 85। 17 × 5 = 85, 22। सबको है बच्चों? ये आंसर हो गया इसका। तो ये जो है शॉर्ट ट्रिक हो गई। और ये देख लो कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा। 35 22 चलो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन तब भी उसकी तुलना में देख लो वो बहुत आसान हो गया बच्चों, है ना। ये देख लो, अगर ये थोड़ा और कठिन होता तो और दिक्कत हो जाती। ये कहीं दशमलव में होता है। ये सब हम जब पढ़ाते हैं तो यही सब बताते हैं कि तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक है ना। ठीक बच्चों, तो अब जो है लगभग पूरे क्वेश्चन जो मिले हैं, है ना, इधर उधर से, वो सब है इसमें। फिर हम कल तुम्हें जो है आज वाली डेट का जो क्वेश्चन है वो कल हम तुम्हें दे देंगे। ठीक बच्चों, तो जो है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलता जाएगा, हम तुम्हें भी कोई मिले तो उसे भेजते दो, तो हम तुम्हें जो है ये अगली क्लास में स्कैनर मिलते हैं। ठीक बच्चों।